सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाला है एसपीडीएफ कक्षकों की आकृतियाँ। ठीक है, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ग्राफिकल के लिए तो 1s और 2s का मैं ग्राफिकल पीछे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इस आकृति को समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस कक्षक की आकृति। ठीक है, एस जो कक्षक होता है उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो n का मान होता है, दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि n होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, और एस कक्षक के लिए n का मान होता है 1। कितना होता है? 1। और आपका यहाँ पर n है मुख्य क्वांटम संख्या। अगर आप पेन लेके बैठे हो तो लिख लेना, ठीक है, साथ में मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान होता है 1। अगर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 हो तो यहाँ पर l होता है, इसका मान कितना होता है? तो n का मान हम क्या करेंगे, l का मान हम n माइनस 1 कर देंगे, अर्थात हम 1 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर आपका l होगा द्विगंशीय क्वांटम संख्या। क्या है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या, ये गंशी लिखा है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा m, तो m है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसका मान अगर l का मान 0 है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। सॉरी, ये 1 माइनस 1 होगा बराबर 0। ओके, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर आपका ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, और अगर अपन लास्ट देखेंगे s का, तो s होगा उसका मान इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, अर्थात इसका मान +½ होगा या फिर -½ होगा। यदि आपका इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, घड़ी के सुई की दिशा में, तो फिर इसका मान होगा +½ और अगर विपरीत घूम रहा है तो उसका मान हो जाएगा -½ और s है आपका स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, तो ये हो जाएगा एस कक्षक के लिए, आप अगर देख सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। आगे देखिए, यदि अगर मैं यहाँ पर n का मान बढ़ाते जाऊँगा, फॉर एग्जांपल अगर n बराबर हमारे पास में 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ रहा है आगे, तो यहाँ पर होता क्या है, कोशों की संख्या बढ़ती है। ओके, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो आपका s कक्षक होता है इसकी बात करते हैं। तो जो कक्षक होता है आपका s, अगर मैं इसकी संरचना आकृति की बात करूँगा तो यहाँ पर इसकी जो आकृति होती है वो होगी भाई साहब गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार, गोलाकार आकृति होती है। साथ में अगर आपको मैं कहूँ कि 1s जो होता है 1s, ठीक है, इसकी आकृति छोटी होती है 2s से, और 2s की आकृति बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है 3s से। यहाँ पर 3s की सबसे बड़ी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं इसकी आकृतियाँ, जैसे कि 1s की मैं बना लेता हूँ छोटी इतनी सी, ये रही। 2s की इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और 3s की इससे भी बड़ी हो जाएगी भाई। ओके, यदि यहाँ पर ये अक्ष हो जाएगा आपका x, तो ये अक्ष हो जाएगा आपका y होता है। अगर हालांकि z मानो तो भी कोई बात नहीं है, अक्ष आप कुछ भी मान सकते हो, ये हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा x अक्ष ये वाला। तो ये किसकी आकृति है? 1s की। इधर देखो, ये हो जाएगा 3s का। अब देख सकते, कंपेयर कर सकते तीनों का। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पर बात हो गई कंप्लीट ये s की बात। अगर अपन बात कर लेते हैं अब p की, तो क्या होगा देखिए ध्यान से। अगर हम p की बात कर लेते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो यहाँ से, और थोड़ा बहुत यहाँ पर कट गया तो इससे ले लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम p की। ठीक है, p कक्षक की बात कर लेते हैं। देखिए p कक्षक होता है, इसमें n का मान कितना होगा, l का मान कितना होगा, m का मान कितना होगा, s का मान कितना होगा, ये आपको सबको देखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं n की बात करूँगा तो n का मान ये दूसरे नंबर पर आता है, तो n का मान 2 हो जाएगा। इस आधार पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे, अर्थात 2 माइनस का 1, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर इसका मान 1 है तो इसका मान जो होता है वो शुरू होता है माइनस से। फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर कोई भी माइनस चीज़ है, जैसे कि माइनस का है हमारे पास में b है, ठीक है, a मान लेते हैं। ठीक है, तो -a, फिर 0, फिर +a, ऐसे होता है।
तो यहाँ पर इसी के आधार पर यहाँ पर होगा, जैसे कि इसका 1 है तो माइनस से शुरू करो, -1 फिर 0 फिर +1। इस आधार पर यहाँ पर 3 मान आए, तो 3 मान आए इसका मतलब होगा कि P होते इसमें 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। और 3 कक्षक का नाम है Px, और एक होता है Py और एक होता है Pz। ठीक है, Px Py Pz। s का मान कितना होगा? s का मान वही होगा, प्लस का आधा हो सकता है या फिर माइनस का आधा हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका P कक्षक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मान होगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए ध्यान से। यदि मैं बात करूँ Px की, ठीक है, Px की बात करूँगा, तो P जो x होता है इसके लिए यहाँ पर m का मान कितना होगा? तो इसके लिए आप हालांकि मान सकते हो -1 या फिर +1 मान सकते हो। दूसरी बात, यदि आप Py की बात कर ले तो ठीक है, तो Py को अगर आप मान सकते हो तो मान लीजिए भैया प्लस का 1 माना है तो फिर दूसरा माइनस का 1 भी मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि Pz का क्या होगा, तो Pz का हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 0 ही रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं इसकी आकृति के बारे में। आकृति तीनों की कैसे होती है? 3 कक्षक होते हैं, इनकी आकृतियों को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जब P कक्षक होता है ना, उसकी आकृति होती है डमलाकार। जो डमरू नहीं होता डमलाकार होती है, उसके आकार की होती है, डमरू के समान डमलाकार होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके लिए कुछ बात यहाँ पर लिखी है, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। ये पालिया अक्षीय रेखा के सहारे नाभिक के, अब यहाँ पर ये पालिया का मतलब क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर डमलाकार होता है, उसमें क्या होता है, एक बात होती है कि डमलाकार होता है, इसमें 2 पालियाँ होती है। कितनी पालियाँ होती है? 2 पालियाँ होती है, लॉब्स होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉब्स। ठीक है, कैसे 2 पालियाँ होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये हो जाएगा एक डम्बल। ठीक है, इसमें 2 पालियाँ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो इस प्रकार से 2 पालियाँ होती हैं। तो अब इसी के बारे में बात है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। यदि हमारे पास है कि ये पालियाँ अक्षीय रेखा के सहारे नाभिक के परे, अक्षीय रेखा होती है उसके सहारे नाभिक के परे बाहर की ओर फैली रहती है। ठीक है, ये बात है। अगली बात है, प्रत्येक P कक्षक का दृक् विन्यास अपनी अक्ष की दिशा में सममित होता है। इन कक्षकों में दोनों पालियाँ ऐसे समतल से विभाजित हो सकती है जिसमें नाभिक स्थित हो। अब ये बात क्या कह रहा है उसको समझिए ध्यान से। अगर हम बात कर लेते हैं भैया कि P, हम X कक्षक की बात कर लेते हैं, Px कक्षक की। ठीक है, तो Px होता है, उसमें जो तल बनेगा वो बनेगा y z तल बनेगा। दूसरी बात, यदि मैं Py की बात करता हूँ तो उसमें आपका तल बन जाएगा, अब y है उसका मतलब तल कौन सा होगा? x और z तल होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँगा Pz की तो उसमें आपका तल बन जाता है x एंड y होगा, वो तल बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं भैया कि अगर आपके इसके कक्षक की आकृति देखते हैं, जैसे कि Px की देखते हैं, एक बार मैं इसको खींच लेता हूँ अक्ष को। देखिए आपको इस प्रकार से खींच लेना है अक्ष। ये हो गया आपका z अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, और ये हो जाएगा आपका y अक्ष। थोड़ा टेढ़े मेढ़े बन सकते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अक्ष खींच दिए। अब इसकी आकृति कैसे बनेगी समझिए। यदि हमको Px का बनाना है, ये माना कि हमारे पास में Px की बनाना है। ठीक है, ये x है, सॉरी Px है। ठीक है, ये x है। अब इसका बनाना है तो क्या होगा, x होगा उसके अक्ष के बीच में से होकर के डंबल गुजरेगा ऐसे। यदि आपको बनाना है Py का तो y अक्ष ये रहा, उसके बीच में से होकर डंबल गुजरेगा ऐसे। ठीक है, यदि आपको बनाना है Pz का तो कैसे बनाएंगे, z है आपका ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ये अक्ष छोटा खींचा था, इसको लंबा कर देते भाई। ओके, तो दोस्तों ये हो जाएगा Px, Py और Pz की आकृतियाँ। और इसी के साथ में इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
कुछ बच जाता है पीछे तो छूट जाता है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डी कक्षक की। ठीक है, डी कक्षक को हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगले पे से शुरू करता रहता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, डी एक कक्षक होता है, इसमें एन का मान कितना होगा, एल का मान कितना होगा, एम का मान कितना होगा, एस का मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखिए, यदि हमारे पास में एन होगा, ये तीसरे नंबर पर आता है, तो एन का मान तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या होगा, n-1 अर्थात 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 2। इसका मान 2 है, तो इसका मान कहाँ से शुरू होगा, माइनस से या प्लस से शुरू कर दो। तो माइनस हम शुरू करते हैं, माइनस के 2, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2। इस हिसाब से कितने बने, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर जो डी होता है उसके अंदर 5 कक्षक पाए जाते हैं। कितने कक्षक पाए जाते हैं, 5 कक्षक पाए जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 5 कक्षक कौन कौन से, देखिए 5 कक्षक होते हैं इसमें, इसको इधर ही लिख देता हूँ मैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान क्या होगा उसको समझिए। जैसे डी एक्स वाई होगा, उसका मान या तो -2 लिख सकते हैं या फिर +2 लिख सकते हैं। तो इसके लिए तो हो जाएगा -2, या फिर इसके लिए लिख सकते हो +2। अगर डी वाई जेड है, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, तो इसके लिए -1 लिख सकते हो या +1 लिख सकते हो, -1 या फिर +1। अब देखो, अगर इस हिसाब से देखो, -1 -2, तो -1 -2 तो +1 किसका हो जाएगा, इसका। तो इसका आप लिख सकते हो +1 या फिर लिख सकते हो -1। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका आप क्या लिख सकते हो, या तो +2 लिख सकते हो या फिर -2 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इसको माइनस से शुरू किया तो -2 -1, फिर 0 किसका होगा, तो 0 हो जाएगा इसका, इसका हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब आपने देखा है यहाँ पर -2, फिर -1 0, फिर +1 +2। अगर इसको प्लस से शुरू करें तो +2 +1 फिर 0 फिर -1 -2, ऐसा होगा। ठीक है, लास्ट इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोग जानते ही हो इसको, तो एस स्पिन क्वांटम नंबर, इसका +½ हो सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं -½ ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं इसकी आकृति। ठीक है, इसकी आकृति को समझ लेते हैं हम। डी होता है, इसकी आकृति क्या होगी, तो डी जो होता है इसकी आकृति की अगर अपन बात कर लेते हैं, कक्षक की आकृति, तो इसकी होती है डबल डंबलाकार। इसको बोलते हैं डबल डंबलाकार, या फिर इसको हम कह सकते हैं द्विडंबलाकार। ओके, अब इसको बनाते हम। अब आप समझ सकते हो ना, अगर डबल डंबल है इसका मतलब कितनी पालियाँ होगी इसके अंदर, डबल डंबल है इसका मतलब अगर एक डंबल होते तो कितनी पालियाँ होती है, 2। अगर डबल डंबल है तो कितनी पालियाँ होगी, 4। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक डंबल ऐसा है, तो एक डंबल मान लीजिए ऐसा है, तो कितनी पालियाँ हो जाएगी, तो 4 पालियाँ हो जाएगी इसके अंदर। अब इसमें भी कुछ खास बातें होती है, वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, है ना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 4 पालियाँ हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपका dxy, dyz और dzx होते हैं, इनकी जो अंदर क्या होता है कि इनके जो पालियाँ होते हैं वह अक्ष के मध्य होती हैं। ये ध्यान रखना, अक्ष जो होता है उसके मध्य में होते हैं, तो अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित रहते हैं। ठीक है, अक्षों के मध्य अभिविन्यासित रहते हैं या रहती हैं। ठीक है, पालियाँ होती है। लेकिन बचा कौन आपका, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसकी पालियाँ कहाँ रहेगी, तो इसकी पालियाँ होती है अक्ष पर रहती है। ठीक है, कहाँ पर विद्यमान रहती है, अक्षों पर विद्यमान रहती है, अक्षों पर विद्यमान रहती है।
अब इसका मतलब क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ, ठीक है, रहती है, समझ लेते हैं आगे। और भी बातें होती है कुछ, देखिए ध्यान से। यदि मैं बात कर लेता हूँ डी जेड की, इंपॉर्टेंट बात है भैया, यहाँ पर IMP बात लिख रहा हूँ मैं। देखिए अगर हमारे पास में डी जेड स्क्वायर है तो वो किससे मिलकर बना है, तो डी जेड स्क्वायर जो होता है वो मिलकर बना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा किसका निर्माण किया गया है, तो डी जेड स्क्वायर का। तो डी जेड स्क्वायर का हम किसको सम्मिलित करके बनाते हैं, इन दोनों को। इन दोनों को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो भाई साहब किसका निर्माण होता है, डी जेड स्क्वायर का निर्माण होता है। सम्मिलित करके इसको बनाया गया है, संयुग्मन करके, सम्मिलित करके, आप जो भी लिख सकते हैं, संयुग्मन लिख सकते हैं, सम्मिलित करके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि इसी कक्षक के अंदर की बात कर रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट बात, यदि मैं इसकी बात करूँगा कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है, तो इसकी बात करूँगा तो इनको हम संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से कहते हैं T2G कक्षक। इन तीनों को मिला के कहते हैं, ठीक है, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं T2G कक्षक। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँगा तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं EG कक्षक। क्या कहते हैं इसको, EG कक्षक कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपने अगर P में देखा था उसमें एक ही तल बन रहा था, लेकिन अगर हम D की बात करते हैं उसमें दो दो तल बनते हैं। कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में अगर DXY है, उसके लिए अगर तल देखना चाहते हैं, DXY है उसके लिए अगर तल देखना चाहते हैं तो कैसे आएगा, देखिए DXY है तो कौन बचा है, Z। अब Z दोनों के लिए होगा, कैसे, Y Z के लिए भी होगा और दूसरा X के लिए भी Z होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि DYZ है तो इसके लिए तल क्या होगा, तो इसके लिए आप तल लिख सकते हो। देखिए YZ है तो X नहीं है तो X दोनों के लिए होगा, यानी कि X Y के लिए भी होगा और X आपका Z के लिए भी होगा। या इसको और भी लिख सकते हैं ऐसे, X Z को ऐसे भी लिख सकते हैं, ZX भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास में ZX है तो इसके लिए तल क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं इसमें Y नहीं आया है तो Y दोनों के लिए होगा। पहला Y Z के लिए भी होगा और दूसरा X के लिए भी होगा। तो इस प्रकार से दो दो तल बनते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसकी आकृति को बनाते हैं। जैसे आकृति को बना सीखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो यहाँ से, अगर लिख रहे हो मेरे साथ साथ तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से भी देख लीजिए आके। अब इसका हम देखते हैं आकृति, ठीक है। आकृति के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार सभी अक्ष बना लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसकी आकृति कैसे बनाते हैं। देखिए आपको मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर हम लोग DXY DYZ DZX के लिए बनाते हैं तो क्या होता है, अक्ष के मध्य में अभिविन्यासित होगी, जो भी पालिया होगी वो अक्ष के मध्य में विन्यासित होगी। माना कि ये हमारे पास में है D, यहाँ पर XY है, और ये माना कि हमारे पास में DYZ है, और ये है DZX, और ये है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा DZ स्क्वायर। देखिए ध्यान से हम देखते हैं XY DXY, X कौन सा होगा, ये वाला, और उसका तल इस प्रकार से, और Y के बीच में एक लोब आएगा ऐसे, और Y कौन सा हो जाएगा, ये, तो इसका तल हो जाएगा इधर और इसका लोब आ जाएगा ऐसे, ठीक है, समझिए ध्यान से ऐसे। अब इधर देखिए DYZ, Y है तो Y का तल ये रहा, तो Y का तल के बीच में Z होता है, उसके बीच में आ गया, एंड Z होगा तो Z का तल और उसके X के बीच में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे देखिए कैसा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। DZ है, सॉरी DZX होना चाहिए थी, DZX, ओके। तो यहाँ पर देखिए Z का तभी जस्ट आपका तल बनाया था और ऐसे, और X का हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं इसका, देखिए इसका कैसा होगा। यहाँ पर आपको मैंने जस्ट बताया था कि DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर, उसमें अक्ष पर विद्यमान होंगे, यानी कि जो अक्ष होता है उसके बीच में से होकर लोब गुजरेगा। जैसे DX स्क्वायर अर्थात क्या होगा, इसका लोब इसके अक्ष के बीच में से होकर ऐसे गुजरेगा।
और y होगा उसमें देखेंगे तो क्या होगा, y इधर भैया, तो y का हो जाएगा इसके भी बीच में, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब डी जेड स्क्वायर का देखते हैं हम लोग। देखिए डी जेड स्क्वायर है, इसमें क्या होगा, डी जेड, जेड होगा ये अक्ष आपका, और दोस्तों उसी के नीचे दूसरा होगा, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं, उसके अंदर ही होगा तो उसको दिखाने के लिए ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। डी एक्स वाई इसकी आकृति, इसके बाद में यहाँ से डी एक्स जेड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इसकी आकृतियाँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से सारा कुछ कंप्लीट हो गया, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बात होती है उसको लिख करके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं लिखता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब अपन देखते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन। देखिए ग्राफ के लिए आपको बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन साई परमाणु कक्षक कहलाता है। ध्यान से देखना समझना, साई का भौतिक अर्थ नहीं होता, यह केवल इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट का गणितीय फलन कहते हैं। ठीक है, किसको, साई को। यद्यपि विभिन्न कक्षकों के लिए नाभिक से कक्षक की दूरी आर के फलन के रूप में संगत तरंग फलन आर एक भिन्न भिन्न कक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है, तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम मैक्स बोर्न के हिसाब से किसी के अनुसार किसी बिंदु पर साई स्क्वायर उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। जब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो आपका साई स्क्वायर होता है वो केवल प्रायिकता बताता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की केवल प्रायिकता बताता है। अब हम लोग क्या करते हैं, साई और साई स्क्वायर के आधार पर हम ग्राफ खींचते हैं 1s और 2s कक्षक का। ठीक है, देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर पहले 1s कक्षक की बात कर लूँ, 1s कक्षक की, ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, देखिए ध्यान से। इसमें ग्राफ कैसा आएगा, देखिए अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या जो कि nm में है, और यहाँ पर हम देखते हैं साई, ये साई के लिए मैं बना रहा हूँ, और साई रेडियस के लिए देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ हम खींचना चाहते हैं तो ग्राफ इसका ए से प्राप्त होता है, केवल साई के और रेडियस के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो इसका सट के और नीचे आके सट के ए से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा देखता हूँ कि अगर साई स्क्वायर और रेडियस के मध्य ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा। ठीक है, सेकंड इसी का ये 1s कक्षक का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में है रेडियस जो कि nm में है, नैनोमीटर में है, और इधर है हमारे पास में साई स्क्वायर जो कि है रेडियस में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ खींच के। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो जस्ट इसी के जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सट के नहीं आएगा, ऊपर से आएगा और नीचे पूरा सट जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा साई स्क्वायर के लिए, ये होगा साई के लिए, ये हो जाएगा साई स्क्वायर के लिए 1s कक्षक का ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं 2s कक्षक के लिए, देख लेते हैं हम। सेकंड हो जाता है 2s कक्षक के लिए। दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा शोर हो रहा है, पता नहीं कौन लोग हैं भैया, हमको पता नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं हम आगे। अगर देखा जाए साई और साई स्क्वायर के मध्य, तो देखिए थोड़ा सी जगह बची है पर समझने की कोशिश करना। ओके, ये इस क्वेश्चन जो आकृति होती है ना उससे रिलेटेड नहीं है, पर ये ग्राफ आपके जो 1s कक्षक 2s कक्षक होता है उसके रिलेटेड है। ये माना कि हमारे पास में रेडियस है जो कि nm में है, आप लोग को पता है, और ये हमारे पास में साई है। ठीक है, और साई आपका किस में है, रेडियस में है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी मध्य ग्राफ खींचता हूँ तो कैसा प्राप्त होता है, देखिए इसका ग्राफ प्राप्त होगा ऐसे, इधर से सट के आएगा और इधर से सटेगा नहीं और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। अगर मैं बात करूँ साई स्क्वायर 2s कक्षक के लिए साई स्क्वायर और रेडियस के मध्य ग्राफ, तो कैसा आएगा, ये माना है साई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, साई स्क्वायर रेडियस में, और ये हो जाएगा आपका
रेडियस नैनोमीटर में, nm में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए अगर साई स्क्वायर के मध्य खींचा गया तो कैसे बनेगा, ऊपर से सट के नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा और नीचे सट के वापस उभर के ऐसे सट के जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा साई स्क्वायर। ये साई स्क्वायर है उसका मान है, और ये ग्राफ है ये साई स्क्वायर किसके लिए, 2 कक्षक के लिए, ये 1x कक्षक के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बना सकते हो नैनोमीटर में। बाकी कुछ गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि गलती तो कुछ नहीं हुई, यहाँ पर जो आर लिखा है nm में वो ध्यान रखना, ठीक है। ओके, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा था। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अगर हम बात कर लेते हैं, इधर बात कर लेते हैं भैया थोड़ा सा शॉर्ट में, यदि हम f की बात करते हैं, f कक्षक की, तो f जो आपका कक्षक होता है इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें n का मान तो हो जाएगा, ये चौथे नंबर पर आता है 4 हो जाएगा। l का मान कितना होगा, 4 माइनस हम 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके आधार पर हम m का मान देखेंगे। अगर हम m का मान देखते हैं तो क्या होगा, माइनस से शुरू होगा, तो -3 -2 फिर -1 0 फिर +1 +2 और प्लस के 3, इस हिसाब से 6 तो ये और 0 7 हो गए। तो इसके कक्षक कितने होते हैं, 7। इसके कक्षक कितने होते हैं, 7 कक्षक होते हैं f के, ठीक है। ऐसे 7 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। अब देखिए इसमें s का मान कितना होगा, तो s का वही रहेगा प्लस का हाफ और माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये होगा f के लिए। और इसकी आकृति की अगर हम बात करते हैं तो f की आकृति जो होती है दोस्तों वो जटिल होती है, अब बना नहीं सकते। ओके, ये हो जाएगा। तो सारा आपको डिटेल समझा दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, एंड तक आपने देखा है तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।